सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं पाठ दूसरा लेकर, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। लेखक हैं इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी के जीवन के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, उनके बारे में बताया था। आज मैं कुंवर नारायण द्वारा लिखित जो कविता के बहाने पाठ है, जो अंश दिया गया है, उसकी व्याख्या करने चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस कविता का थोड़ा सा सारांश आपको बता दूं, ताकि समझाते समय इसका भाव, अर्थ और सौंदर्य बोध कराते समय आपको किसी प्रकार की समस्या समझने में ना हो। तो कविता के बहाने का जो सार है छोटा सा, वह इस प्रकार है कि कविता में कविता की शक्ति का प्रकाश या कविता की शक्ति का प्रभाव बताया है कुंवर नारायण जी ने। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की तरह उड़ान होती है, फूलों की मुस्कान होती है और बच्चों के जैसे क्रीड़ा समाहित होती है, खेल समाहित होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कवि जोड़ता है कि चिड़िया की उड़ान या फूलों की मुस्कान, ये सब की एक सीमा निश्चित है, एक दूरी निश्चित है। जैसे चिड़िया की उड़ान की दूरी निश्चित है, फूलों की मुस्कान और उनकी सुगंध का समय निश्चित है। कुछ समय बाद फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता की न तो उड़ान और न ही मुस्कान कभी समाप्त होती नहीं है। ये सब असीम हैं, जिनकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती। आगे कहते हैं कवि कि चाहे जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी इस कविता की उड़ान के अंतर्गत समाये हुए हैं। एक छोटा सा सार था कविता के बहाने पर। इस कविता के बहाने पंक्ति में 3 उदाहरण दिए गए हैं। इन 3 उदाहरणों पर को ध्यान में रखिएगा, चूँकि इन 3 उदाहरणों को आधार बनाकर आपसे बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला चिड़िया, दूसरा फूल और तीसरा बच्चे को लेकर किया गया है। तो पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं। पहली पंक्ति पढ़ने के उपरांत हम इसका अर्थ भाव ग्रहण करेंगे। उसके बाद कुछ मूल बातों से आपको अवगत कराएंगे, जिससे इसका मूल तत्व इस कविता का आपको समझ में आ जाए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब इस कविता की पहली लाइन जो लिखी गई है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि चिड़िया का जो कर्म होता है उड़ने वाला। भाई चिड़िया मतलब एक हमारे मन में भाव आ जाता है कि चिड़िया उड़ती है, आसमान में उड़ती है, यहाँ से वहाँ उड़कर अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। यहाँ कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता भी अपनी एक कल्पनाओं की उड़ान भरती है, और उस कल्पनाओं की उड़ान में वह नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार पालते हुए एक उड़ान भरती है, जिसकी दूरी, जिसकी सीमा निश्चित नहीं है। पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी कल्पनाओं की उड़ान कविता भरकर नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार पैदा करती है। जिस प्रकार चिड़िया आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, वैसे ही कविता भी उड़ान भरती है। अगली लाइन में कवि क्या कहता है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब देखिए, कविता की उड़ान और फिर चिड़िया की उड़ान के बीच में एक भला शब्द आया है। इस भला शब्द का अर्थ क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, एक ही शब्द कई जगह अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तो उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर इसी भला शब्द को कहीं और प्रयोग किया जाए वाक्य में,
मिलाकर, जैसे भला मनुष्य है, तो वहाँ यह भला शब्द अच्छाई के लिए आता है, अच्छा मनुष्य है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस भला शब्द का अर्थ कमतर के अर्थ में लिया गया है, नीचे दिखाने के अर्थ में लिया गया है। तो कवि कहता है, अरे कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है, अरे कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती। कवि कहता है आगे, कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। कविता न केवल घर के भीतर वाली गतिविधियों में लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। अर्थात अगर देखा जाए इस घर उस घर, तो इस घर उस घर का मतलब कविता हमारे समाज के हर घर के आधार पर लिखी गई है, और साथ ही साथ उस घर मतलब जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है। अब 2-3 बातों को हम जोड़ेंगे इसी में, इस घर उस घर। तो कविता वर्तमान समय में लिखी गई कल्पना का आधार होती है। बीता हुआ समय उसमें भी लिखी जाती थी कविता, और आने वाले समय में भी कविता लिखी जाएगी। इसका कोई ओर छोर नहीं है। कविता कभी भविष्य काल में, कभी भूतकाल में, कभी वर्तमान काल में, कभी प्रकाश में, कभी अंधकार में, हर तरह कविता अपनी कल्पनाओं की पंख लगाकर हर दिशा में, हर समय में जाकर रचती है, लिखी जाती है। और इसका भाव, इसकी उड़ान, ये चिड़िया क्या जानती है। चिड़िया की उड़ान तो निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी उसकी होती है, जो कुछ दूर उड़कर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। लेकिन जो कविता होती है उसकी उड़ान, वह कविता अपने पंख, कल्पनाओं के पंख लगाकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर घर भीतर अंदर बाहर हर जगह जाकर अपनी कल्पनाओं से कविता रचता है। इस तरह इसका आशय यह है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित है, भूतकाल की कहानी, भविष्य काल की कहानी, वर्तमान की कहानी। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम सकती है, पर यह बेचारी चिड़िया की समझ में नहीं आ सकता, या इसकी चिड़िया की समझ से परे है। आशय यह है कि जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे फूल हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उसकी एक सीमा निश्चित होती है। लेकिन कविता की कोई सीमा निश्चित नहीं होती, वह तो अनंत है, असीम है। भला, अब देखो आते हैं उस भला शब्द पर जो मैंने जिसकी चर्चा की थी। देखिए यहाँ पर कवि ने कविता की उड़ान या कविता के महत्व को अत्यधिक दर्शाया है, और चिड़िया की उड़ान को कमतर दर्शाया है। कहने का मतलब भला, यही भला शब्द कहीं दूसरे स्थान पर अच्छा शब्द, अच्छे के अर्थ में प्रयोग होता है। यही भला शब्द किसी को कमतर आंकने के अर्थ में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह इस पूरी कविता का एक भाव स्पष्ट मैंने किया है। थोड़ा सा इसका सौंदर्य बोध भी हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में चिड़िया की जो सीमा होती है उसको कवि ने तिरस्कार रूप में देखा है। अब फिर क्या है, चिड़िया क्या जाने। इसमें चिड़िया को मानवों की तरह ज्ञान की अपेक्षा की गई है। मानव जैसे ज्ञान, मतलब जैसे आप इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, इंसान पढ़ लिख सकता है, लेकिन चिड़िया को भी यहाँ ज्ञान की से जोड़ा गया, मानवीय ज्ञान से जोड़ने की कोशिश किया गया है, मानवीकरण अलंकार के रूप में। कविता और चिड़िया की उड़ान में तुलना का मनोरम दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसमें चिड़िया की लाचारी और बेचारगी प्रस्तुत की गई है, और कविता की उड़ान की महिमा का गुणगान गाया गया है। इस तरह ये पूरी पंक्ति यहीं पर समाप्त होती है। आगे फिर दूसरी पंक्ति की तरफ चलते हैं हम। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने,
फूल क्या जाने। अब इस पंक्ति में देखते हैं कवि क्या कहता है। देखिए, महकना मतलब सुगंध होता है। कवि कहता है, पहली पंक्ति को लेते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है कविता फूलों को देखकर या फूलों को खिलता देखकर स्वयं खिलती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है, और उसमें कल्पना के नए नए रंग, नए भाव और सौंदर्य कविता में भर जाते हैं। लेकिन परंतु फूल बेचारा ससीम है। लेकिन फूल के बारे में अब कहता है, फूल के बहाने मतलब फूल को देखकर तो ये कविता खिल जाती है, उसमें रंग आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। लेकिन नीचे की लाइन में तुरंत कवि कहता है कविता का खिलना, जब कविता खिल जाती है तो भला फूल क्या जाने। मतलब फूल की खिलने और उसके सुगंध बिखेरने और कुछ समय उपरांत फूल का मुरझा जाना, यहाँ पर कवि ने फूल की महिमा को कमतर आंका है या उसकी महिमा को कम बताया है, बल्कि कविता के खिलने के महत्व को अधिक दर्शाया है। ऐसा क्यों कहता है कवि, ये भी मैं बता दूं। देखिए, कविता जो है एक बार अगर रच दी जाए, लिख दी जाए, तो चाहे वो आने वाला, चाहे वह वर्तमान समय हो, चाहे आने वाला भविष्य काल हो, अनंत काल तक वह कविता हर समय खिली रहती है। उसमें नया रंग जमा रहता है, भाव और सौंदर्यता उसकी निरंतर बढ़ती ही चली जाती है, कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात मुरझाती नहीं। लेकिन फूल का एक निश्चित समय तक खिलना होता है और रंग भरना निश्चित समय तक होता है। साथ ही साथ कुछ समय उपरांत फूल मुरझाकर टूटकर गिर जाता है, उसकी सुगंध भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता की सुगंध वर्तमान से लेकर भविष्य और अनंत काल तक वैसे ही बनी रहती है, वैसा ही सौंदर्य बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। आगे कवि लिखता है बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यही चीज़ें मैंने जोड़ दी थी, पहले ही अर्थ में बता दिया है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता, उसका बोध सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित होकर समाप्त हो जाता है, किंतु कविता बिना मुरझाए वर्तमान से लेकर भविष्य काल तक, अनंत काल समय तक, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, सारे वातावरण में उसकी सुगंध बिखरती रहती है। बेचारा फूल उस क्या जाने, या फूल इतने समय तक रुक ही नहीं सकता, मुरझा जाएगा और उसकी सुगंध कुछ समय उपरांत समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कवि कहता है कि फूल क्या जाने। तो इस तरह यह पंक्ति यहाँ पर समाप्त होती है। इस पंक्ति को एक बार दो बार समझने की कोशिश करिएगा और समझ में आए तो बताइएगा। देखिए, यहाँ कविता का खिलना फूल क्या जाने में फूल की बेचारगी और फूल का तिरस्कार कवि द्वारा किया गया है कि कविता की जो पहुँच है, जो उसकी सुगंध है, जो उसका खिलना है, वह फूल में वो बात नहीं है, ऐसा तिरस्कार करके स्पष्ट किया गया है। आगे अंतिम पंक्ति को भी देख लेते हैं, क्या है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब इस कविता में अभी तक मैंने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए कविता के आधार पर। कविता को 2 उदाहरणों के साथ मिलाया है। पहला उदाहरण चिड़िया के साथ संबंध बताया, उसके बाद कविता का फूल के साथ संबंध बताया, और फूल और चिड़िया की सीमा एक निश्चित होती है, वह ससीम होता है, लेकिन कविता की सीमा कोई निश्चित नहीं होती, वह असीम होती है। तो यहाँ पर अब कवि ने कविता को बच्चों के साथ जोड़ने की कोशिश किया है, तो उसको देख लेते हैं। क्या कहता है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि जो है शब्द क्रीड़ा करता है। मतलब बच्चों के खेल को देखकर कवि के मन में भी शब्द क्रीड़ा, मतलब शब्दों से खेलने की इच्छा जाहिर होती है, वह इच्छा करता है। वह अपने शब्दों के भाव विचार करके नए नए खेल खेलता है।
और यूँ कह लें कि वह कवि अपने शब्दों के मोतियों को एक माला के रूप में पिरोकर नए-नए भाव प्रदर्शित करता हुआ, नए-नए विचार देता हुआ, नया सौंदर्य प्रस्तुत करता हुआ एक सुंदर सी कविता की माला खेलते-खेलते बना लेता है। अब कहता है, अभी जोड़ने की बात कर रहा है, अब जोड़ता है बच्चों के साथ कवि। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कहता है कवि, जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी इस घर में जाते हैं, कभी उस घर में भाग कर जाते हैं, और कभी घर की दीवार को लांघ कर दूसरे घर में चले जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब, जिस प्रकार बच्चों के लिए कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता की अपनी कोई सीमा नहीं होती। कभी भविष्यकाल का वर्णन करता है, कभी वर्तमान काल का वर्णन करता है, कभी भूतकाल का वर्णन करता है, कभी अंधकार का वर्णन करता है, कभी प्रकाश का। मतलब कोई सीमा कविता की कल्पना के माध्यम से लिखने की कोई सीमा होती नहीं है। और साथ ही साथ ये बच्चों के बारे में थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, सब घर एक कर देने के माने, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं, यह तो बच्चे ही जानते हैं। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि का भी कर्म एक खेल है, शब्दों का खेल। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को वाणी देता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। देखिए, सब घर एक कर देने का भाव क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि बच्चे जो होते हैं वो सरल और सहज भोले भाले होते हैं। उनमें वो किसी बंधन को नहीं मानते, यहाँ से वहाँ, इस घर से उस घर जाकर खेल खेलते रहते हैं, और ऐसा मतलब परिवेश पैदा करते हैं कि जैसे कि अलग अलग घर ना होते हुए सभी घर एक ही हैं, किसी प्रकार का अलगाव नहीं है। वैसे ही कवि कहता है कि जो संसार के जितने भी घर हैं, जितने भी परिवेश हैं, जितने भी लोग हैं, अलग अलग ना होकर सभी के मनोभाव एक ही जैसे हैं। यहाँ पर बच्चों की कल्पना और कवि की कल्पना एक समान हो गई है, और बच्चों के द्वारा कवि अपने मनोभाव को यहाँ पर व्यक्त करता है। यह पंक्ति यहीं पर समाप्त होती है। इस तीनों जो पंक्तियों को मैंने अलग अलग भावार्थ बताया है, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।